नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी दिलचस्प अध्याय मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ, और नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग भी हो सकता है ना? बिल्कुल। तो जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और विविपेरस है, मतलब सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। सही कहा। आज की इस चर्चा में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। हाँ, मतलब हम समझेंगे कि गैमीट्स पुरुषों में स्पर्म्स और महिलाओं में ओवम ये बनते कैसे हैं। और फिर कैसे स्पर्म्स फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचते हैं, जिसे इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप फर्टिलाइजेशन, जहां मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। हाँ, और फिर देखेंगे कि कैसे ये जाइगोट डेवलप होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है और यूट्रस की दीवार से जुड़ता है, इम्प्लांटेशन जिसे कहता है। अच्छा, फिर आता है जेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था, जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और अंत में शिशु का जन्म, पार्चुरेशन, और मां द्वारा दूध का निर्माण यानी लैक्टेशन। ये सारी घटनाएं प्यूबर्टी के बाद ही शुरू होती हैं। यहाँ एक बेसिक डिफरेंस याद रखना जरूरी है शायद। हाँ, बिल्कुल। पुरुषों में स्पर्म फॉर्मेशन बुढ़ापे तक चल सकता है, पर महिलाओं में ओवम फॉर्मेशन वो करीब 50 साल की उम्र के आसपास बंद हो जाता है। मेनोपॉज कहते हैं उसे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पुरुष जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं। ये कहाँ होता है शरीर में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में स्थित होता है और इसके मेन पार्ट्स हैं एक जोड़ी टेस्टीज, कुछ एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। टेस्टीज ये शरीर के बाहर एक थैली जैसी स्ट्रक्चर स्क्रोटम में होते हैं। इसका कोई खास कारण? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। स्क्रोटम टेस्टिस का तापमान शरीर के इंटरनल टेम्परेचर से करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। अच्छा, कम रखता है। क्यों? ये कम तापमान स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनने की प्रोसेस के लिए एकदम जरूरी है। ज्यादा तापमान स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ठीक नहीं है। समझ गई। तो तापमान का कंट्रोल बहुत जरूरी है यहाँ, है ना? टेस्टिस के अंदर क्या होता है? हर टेस्टिस ओवल शेप का होता है, करीब 4-5 सेंटीमीटर लंबा, 2-3 सेंटीमीटर चौड़ा। इसके अंदर लगभग 250 छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। अच्छा, कंपार्टमेंट्स। हाँ, और हर लोब्यूल में 1 से 3 बहुत पतली कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म्स असल में इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। ओके, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो अंदर की लाइनिंग है, उसमें 2 तरह की मेन सेल्स हैं। एक तो मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, जिनसे आगे चलकर स्पर्म बनेंगे, और दूसरी है सर्टुली सेल्स। इनका काम है डेवलपिंग स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देना, पोषण देना। ठीक है, और इन ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्पेस है वहां क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की जगह को इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। यहाँ ब्लड वेसल्स होती हैं और कुछ खास सेल्स होती हैं, जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स कहते हैं। लेडिग सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये लेडिक सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुरुष हार्मोन एंड्रोजन्स बनाती हैं, जिसमें मेन है टेस्टोस्टेरोन। यही हार्मोन पुरुषों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। अच्छा, तो स्पर्म बनने के बाद उनका रास्ता क्या होता है? एक्सेसरी डक्ट्स का क्या रोल है इसमें? स्पर्म बनने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर डक्ट्स के एक नेटवर्क रीटे टेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं। एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस एक लंबी कॉइल ट्यूब है जो टेस्टिस के पीछे होती है। यहाँ स्पर्म मैच्योर होते हैं और टेम्पररीली स्टोर होते हैं। मैच्योर और स्टोर होते हैं। फिर एपिडिडाइमिस से स्पर्म जाते हैं वास डेफरेंस में। ये ट्यूब ऊपर एब्डोमेन की तरफ जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाती है। फिर ये सेमिनल वेसिकल से आने वाली एक डक्ट के साथ मिलकर इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है, जो यूरीथ्रा में खुलती है, और यूरीथ्रा फिर पीनिस से होता हुआ शरीर से बाहर खुलता है। तो ये डक्ट्स स्पर्म को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करती हैं, और पीनिस जो एक्सटर्नल जेनिटालिया है उसका फंक्शन? पीनिस पुरुष का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ये स्पेशल टिश्यू से बना होता है, इरेक्शन में हेल्प करता है ताकि इंसेमिनेशन मतलब सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाना पॉसिबल हो सके। और इसका अगला हिस्सा? पीनस का अगला फूला हुआ हिस्सा ग्लैंड्स पीनस कहलाता है, जो एक लूज स्किन फोल्ड फोर स्किन से ढका होता है। पुरुष तंत्र में कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं ना? हाँ, बिल्कुल। एक जोड़ी सेमिनल वेसिकल्स, एक प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और एक जोड़ी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं।
इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशंस मिलकर सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं। सेमिनल प्लाज्मा? हम्म इसमें क्या होता है? इसमें फ्रुक्टोज होता है जो स्पर्म के लिए एनर्जी सोर्स है, कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये स्पर्म मोटिलिटी के लिए मीडियम और नरिशमेंट देता है। स्पर्म्स और सेमिनल प्लाज्मा मिलकर कहलाता है सीमेन। अच्छा, और हाँ, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का सिक्रीशन लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है ड्यूरिंग कॉइटस। ठीक है, मेल सिस्टम समझ आ गया। चलिए अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विस रीजन में ही होता है। इसमें शामिल हैं एक पेयर ओवरीज, एक पेयर ओविडक्ट्स या फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। और मेमरी ग्लैंड्स भी? हाँ बिल्कुल, एक पेयर मेमरी ग्लैंड्स भी फंक्शनली और स्ट्रक्चरली रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। इनका मेन काम क्या है? ओवरीज के दो मुख्य काम हैं। पहला, फीमेल गैमेट यानी ओवम बनाना, और दूसरा, फीमेल स्टीरॉयड हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाना। ये कहाँ होती है? ये लोअर एब्डोमेन में दोनों तरफ एक एक होती हैं, करीब 2-4 सेंटीमीटर लंबी, और लिगामेंट्स के जरिए पेल्विक वॉल और यूटरस से जुड़ी रहती हैं। ओवरी के अंदर क्या स्ट्रक्चर होती है? ओवरी के अंदर का हिस्सा स्ट्रोमा कहलाता है, जो आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेजुला में बटा होता है। कॉर्टेक्स वाले रीजन में ही ओवा अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में फॉलिकल्स के अंदर पाई जाते हैं। फॉलिकल्स, ठीक है। ओवरीज के बाद आती हैं एसेसरी डक्ट्स, ओविडक्ट्स, यूट्रस और वैजिना। ओविडक्ट्स यानी फलोपियन ट्यूब्स के बारे में बताइए। हर ओविडक्ट करीब 10-12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। ये ओवरी के पास से शुरू होकर यूट्रस तक जाती है। ओवरी के पास वाला हिस्सा फनल जैसा होता है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। अच्छा, इसके किनारे पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिम्ब्रिए। ये ओव्यूलेशन के बाद ओवरी से निकले ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर? इनफंडिबुलम के आगे ट्यूब का चौड़ा हिस्सा होता है एम्पुला। और ये एम्पुला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन यहीं होता है। एम्पुला, यही फर्टिलाइजेशन होता है? हाँ बिल्कुल, ज्यादातर केसेस में एम्पुला में ही होता है। एम्पुला के बाद ट्यूब का आखिरी नैरो पार्ट होता है इस्थमस, जो यूट्रस से जुड़ता है। यूट्रस, जिसे वूम्ब भी कहते हैं, ये कैसा होता है? यूट्रस एक सिंगल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, शेप कुछ उल्टी नाशपाती जैसी। यहीं पर फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट होता है और फीटस का पूरा डेवलपमेंट होता है। यूट्रस नीचे एक नैरो पार्ट सर्विक्स के द्वारा वजाइना में खुलता है। सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो वजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। इसी से बेबी डिलीवर होता है। यूट्रस की दीवार की लेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रेगनेंसी के लिए। बिल्कुल, यूट्रस की वॉल में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर पतली मेम्ब्रेन पेरीमेट्रियम, बीच की मोटी स्मूथ मसल लेयर मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मतलब मसल लेयर? हाँ, यही मसल लेयर है जिसमें डिलीवरी के टाइम जोरदार कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और सबसे अंदर की लेयर ग्लैंडुलर होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम? यही एंडोमेट्रियम लेयर है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेस आते हैं, और फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन भी इसी लेयर में होता है। अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ये लेयर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए। इसमें आते हैं मॉन्स प्यूबस, जो फैटी टिश्यू का कुशन है, लेबिया मेजोरा, फ्लैशी फोल्ड्स, लेबिया मिनोरा, उसके नीचे थिनर फोल्ड्स, हाइमन एक मेम्ब्रेन जो वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है, और क्लिटोरिस एक छोटी सेंसिटिव स्ट्रक्चर। हाइमन के बारे में एक पॉइंट था शायद। हाँ, हाइमन के बारे में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाइटस से ही टियर हो ऐसा जरूरी नहीं। ये गिरने से, स्पोर्ट्स इंजरी से, टैम्पन यूज करने से भी टियर हो सकती है, और कुछ महिलाओं में क्वाइटस के बाद भी इंटैक्ट रह सकती है। तो हाइमन की प्रेजेंस या एब्सेंस वर्जिनिटी का रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। हाँ, ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी था। अब मैमरी ग्लैंड्स। फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स सभी फीमेल मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं, ब्रेस्ट्स जिनमें ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू 15 to 20 मैमरी लोब्स में बटा होता है। हर लोब में ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं सेल्स के, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। और दूध? इन्हीं एल्वियोलाई की सेल्स मिल्क सिक्रीट करती हैं, जो एल्वियोलाई के लुमेन में स्टोर होता है। फिर ये मिल्क मैमरी ट्यूब्यूल्स, मैमरी डक्ट, मैमरी एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ निपल से बाहर आता है। ओके।
तो ये थे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अब आते हैं गैमीट्स बनने की प्रोसेस पर, गिविटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस का मतलब है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस और ओवरी में गैमीट्स, स्पर्म और ओवम का बनना। पुरुषों में इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और महिलाओं में oogenesis। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस समझते हैं, ये कब और कैसे होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस पुरुषों में प्यूबर्टी पर शुरू होता है और टेस्टिस की सेमेनिफरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ट्यूब्यूल्स की वॉल में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये डिप्लॉयड 2n होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स। ये पहले माइटोसिस से डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ाती हैं, फिर इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाती हैं और मियोसिस शुरू करती हैं। पहला मियोटिक डिवीजन, जो रिडक्शनल होता है, पूरा होने पर 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनमें 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। अच्छा, हाफ हो जाते हैं? हाँ, फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन पूरा करती हैं, जिससे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। इनमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, पर ये स्पर्मेटिड्स तो स्पर्म नहीं है। नहीं, स्पर्मेटिड्स राउंड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इनका स्पर्म में बदलना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें ये लंबे होते हैं, टेल डेवलप होती है और एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म हट जाता है। अच्छा, तो ये गोल से लंबे हो जाते हैं। हाँ, फिर ये बने हुए स्पर्म्स, जिनके हेड्स सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं? प्यूबर्टी पर हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलना बढ़ जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है, जिससे 2 गोनाडोट्रोपिन्स निकलते हैं, LH और FSH। LH और FSH। हाँ, LH जाकर लेडी सेल्स पर एक्ट करता है और एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन बनवाता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट करता है। और FSH सर्टोली सेल्स पर एक्ट करके कुछ फैक्टर्स बनवाता है, जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ये हार्मोनल कंट्रोल बहुत प्रिसाइज होता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसके मेन पार्ट्स हैं हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और उसके आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम होती है। एक्रोसोम? हाँ, इसमें एंजाइम्स होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के टाइम ओवम की लेयर्स को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एनर्जी? एग्जैक्टली। ये टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी ATP देते हैं। टेल की इसी मोटिलिटी से स्पर्म स्विम करके ओवम तक पहुंचता है। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एक इजैक्यूलेशन में जो करीब 200-300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, कम से कम 60% स्पर्म्स नॉर्मल शेप के होने चाहिए और 40% में अच्छी विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं oogenesis की, जो आपने कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस से काफी अलग है। हाँ। oogenesis यानी ओवम बनने की प्रोसेस ओवरी में होती है और ये लड़की के जन्म से पहले ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान शुरू हो जाती है। फीटल ओवरी में मिलियंस ऑफ उगोनिया, गैमीट मदर सेल्स बनती हैं। जन्म के बाद कोई नई उगोनिया नहीं बनती। जन्म से पहले ही? अच्छा। हाँ। ये उगोनिया डिवीजन शुरू करती हैं और मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट हो जाती हैं। अब इन्हें प्राइमरी oocytes कहते हैं। जन्म के समय एक लड़की की ओवरी में यही प्राइमरी oocytes होते हैं। हर प्राइमरी oocyte के चारों ओर ग्रैन्युलोसा सेल्स की एक लेयर बन जाती है और इस स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो जन्म से प्यूबर्टी तक क्या होता है? बहुत सारी होती होंगी ये फॉलिकल्स। होती तो है, पर जन्म से प्यूबर्टी तक इनमें से बहुत सारी फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाती हैं। प्यूबर्टी के टाइम हर ओवरी में लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं। बस इतने? ओके। हाँ, प्यूबर्टी के बाद हर महीने कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू होते हैं। उनमें ग्रैन्युलोसा सेल्स की और लेयर्स बनती हैं। एक नई लेयर सीका बनती है, जिससे ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाते हैं। फिर सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में बदलता है, जिसकी पहचान है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंट्रम। इसी स्टेज पर अंदर का प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। अच्छा, मियोसिस I यहाँ कंप्लीट होता है। हाँ, और ये डिवीजन अनइक्वल होता है। एक बड़ी हैप्लॉइड सेल बनती है सेकेंडरी oocyte, जिसमें सारा साइटोप्लाज्म चला जाता है, और एक बहुत छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है।
सेकेंडरी oocyte बनने के बाद? टर्शरी फॉलिकल और ग्रो करके मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। सेकेंडरी oocyte अपने चारों ओर एक लेयर बना लेता है, ज़ोना पेलुसिडा। अब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के लिए तैयार है। रप्चर मतलब? ग्राफियन फॉलिकल का फटना और उससे सेकेंडरी oocyte ओवम का ओवरी से रिलीज होना, इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। अच्छा, ये है ओव्यूलेशन। हाँ, ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 शुरू तो करता है, पर मेटाफेज 2 में फिर अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस 2 तभी कंप्लीट होता है जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें एंटर करता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में मेन डिफरेंसेस ये हुए कि ओजेनेसिस जेन से पहले शुरू होती है, प्यूबर्टी पर रीस्टार्ट होती है और मेनोपॉज पर रुक जाती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर शुरू होके ओल्ड एज तक चल सकता है। बिल्कुल। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, जबकि एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक फंक्शनल ओवम और पोलर बॉडीज बनती हैं। एकदम सही। ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए याद रखने चाहिए। चलिए, अब फीमेल्स में होने वाले रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट्स जैसे ह्यूमंस, एप्स, मंकीज में होने वाला एक रेगुलर रिप्रोडक्टिव साइकिल है। पहला मेंस्ट्रुएशन, जिसे मेनाकी कहते हैं, प्यूबर्टी पर शुरू होता है। ऑन एवरेज हर 28-29 दिन में ये साइकिल रिपीट होता है। साइकिल की शुरुआत कैसे होती है? साइकिल की शुरुआत होती है मेंस्ट्रुअल फेज से। इसमें 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लीडिंग होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि पिछले साइकिल में रिलीज हुआ ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो यूट्रस की इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाती है, उसकी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, जिससे ब्लड और टिश्यू वेजाइना से बाहर आते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद? इसके बाद आती है फॉलिकुलर फेज। इसमें पिट्यूटरी से FSH का लेवल बढ़ता है, जिससे ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करके मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल बनने लगते हैं। साथ ही ये ग्रोइंग फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाते हैं। ईस्ट्रोजन यूट्रस के टूटे हुए एंडोमेट्रियम को रिपेयर और प्रोलिफरेट करने में मदद करता है। साइकिल के बीच में क्या होता है? लगभग 14वां दिन। बिल्कुल, लगभग 14th डे पर पिट्यूटरी से LH का लेवल अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसे LH सर्ज कहते हैं। इसी LH सर्ज की वजह से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और ओवम सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है। यही ओव्यूलेशन है। ये ओव्यूलेटरी फेज है। LH सर्ज कॉजेज ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद? ओव्यूलेशन के बाद आती है ल्यूटियल फेज। जो फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, उसका बचा हुआ हिस्सा एक येलो बॉडी कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। कॉर्पस लूटियम ये क्या करता है? कॉर्पस लूटियम मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम है इंडोमेट्रियम को और ज्यादा डेवलप करना, उसे मेंटेन करना, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया हो तो एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस तैयार रहे। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है। इससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है, एंडोमेट्रियम को सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है और वो ब्रेक डाउन होने लगती है, जिससे फिर से मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है और नया साइकिल स्टार्ट। और ये साइकिल मेनोपॉज पर रुक जाता है। हाँ, करीब 50 साल की उम्र में ये साइकिल नेचुरली बंद हो जाता है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हाइजीन का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। रेगुलर बाथिंग, क्लिनलीनेस, सैनिटरी नैपकिन्स या क्लीन होममेड पैड्स यूज करना, उन्हें हर 4-5 घंटे में चेंज करना, यूज्ड पैड्स को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना, रैप करके फ्लश नहीं करना, और हैंड्स को सोप से वॉश करना इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओव्यूलेशन हो गया। अब अगर स्पर्म मौजूद है तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन कैसे होता है? कोइटस के दौरान सीमन वजाइना में रिलीज होता है। यह है इंसेमिनेशन। मोटाइल स्पर्म्स स्विम करके सर्विक्स से यूट्रस में जाते हैं और फिर फलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन तक पहुंचते हैं। और ओवम? ओव्यूलेशन के बाद ओवम भी फलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाता है। फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन इसी एम्पुलरी रीजन में होता है। अच्छा, एम्पिला में? हाँ, याद रखना है, फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब स्पर्म और ओवम लगभग साइमल्टेनियसली एम्पुला में पहुंचे। इसीलिए एवरी कोइटस डज नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है? स्पर्म ओवम में घुसता कैसे है? जब एक स्पर्म ओवम की आउटर लेयर ज़ोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, तो एक्रोसोम से निकले एंजाइम्स
उसे पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे ही एक स्पर्म ओवम की मेम्ब्रेन को टच करता है, ओवम की मेम्ब्रेन में चेंजेस आते हैं जो दूसरे स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक कर देते हैं। एंश्योर्स मोनोस्पर्मी। मतलब सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है। एग्जैक्टली। स्पर्म के ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करते ही अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है। इससे एक हैप्लॉइड ओवम, ootyd और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। इसके बाद स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस और ओवम का हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। इसी फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब नर और मादा गैमेट का फ्यूजन। इससे बनता है डिप्लॉइड 2n ज़ाइगोट। और बेबी का सेक्स कब डिसाइड होता है? वो इसी फर्टिलाइजेशन के टाइम हो जाता है। ओवम में तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है। स्पर्म 50% एक्स वाले होते हैं, 50% वाई वाले। अच्छा। अगर एक्स वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया तो ज़ाइगोट XX फीमेल बनेगा। अगर वाई वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया तो ज़ाइगोट XY मेल बनेगा। सो द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द फादर्स स्पर्म। ज़ाइगोट बनने के बाद क्या होता है? ज़ाइगोट फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव करते हुए रैपिडली माइटोटिक डिविजन्स करना शुरू कर देता है। इसे क्लीवेज कहते हैं। इससे 2, 4, 8, 16 सेल्स बनती हैं जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। 8, 16 ब्लास्टोमियर्स वाली स्टेज मोरुला कहलाती है। मोरुला? हाँ, मोरुला आगे डिवाइड होता रहता है और यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में सेल्स 2 लेयर्स में रेंज हो जाती हैं। आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट और अंदर एक सेल मास, इनर सेल मास। अब आता है इम्प्लांटेशन। हाँ, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में पहुंचकर एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंडोमेट्रियम में इन्वेड करने लगती है। यूट्रिन सेल्स भी रैपिडली डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं। इस तरह ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। इसी से प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होती है। इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है? इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, कोरियोनिक विलाय, जो यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से सराउंडेड होते हैं। अच्छा। कोरियोनिक विलाय और यूटेराइन टिश्यू मिलकर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, माँ और डेवलपिंग फीटस के बीच। इसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा, ये कनेक्शन है माँ और बच्चे के बीच। बिल्कुल। प्लेसेंटा माँ के ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स फीटस तक पहुंचाता है और फीटस के वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे CO2 को रिमूव करता है। प्लेसेंटा एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा का और भी कोई रोल है? हार्मोन्स वगैरह? हाँ, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। ये कई इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाता है, जैसे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। इसी के बेसिस पर प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजेंस। अच्छा, HCG। हाँ, ये हार्मोन्स प्रेगनेंसी मेंटेन करने और फीटल ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। प्रेगनेंसी के दौरान मां के ब्लड में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन जैसे दूसरे हार्मोन्स का लेवल भी काफी बढ़ जाता है। और वो जो इनर सेल मास था ब्लास्टोसिस्ट का, उसका क्या होता है? इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इनर सेल मास, जो एम्ब्रियो बनता है, डिफ्रेंशिएट होकर 3 लेयर्स बनाता है: आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म और इनर एंडोडर्म। इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से बॉडी के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। स्टेम सेल्स भी होती हैं इसमें? हाँ, इनर सेल मास में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, जिनमें पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी तरह के टिश्यू या ऑर्गन को बना सकें। ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने टाइम की होती है और डेवलपमेंट के मेन स्टेजेस क्या हैं? ह्यूमन प्रेगनेंसी नॉर्मली 9 मंथ्स की होती है। पहले महीने के एंड तक फीटस का हार्ट बन जाता है। हार्ट साउंड पहला साइन होता है ग्रोइंग फीटस का। अच्छा, फर्स्ट मंथ में ही? हाँ, सेकेंड मंथ के एंड तक लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। 12 वीक्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक ज्यादातर मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं। और बच्चा हिलना कब शुरू करता है? 5th मंथ के दौरान फीटस की फर्स्ट मूवमेंट्स फील होती हैं और हेड पर हेयर अपीयर होते हैं। 24 वीक्स एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर तक बॉडी पर फाइन हेयर आ जाते हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आईलैशेस बन जाती हैं और 9 मंथ्स के एंड तक फीटस फुली डेवलप्ड और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। अब आते हैं बिल्कुल एंड पर, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। पार्चुरेशन यानी डिलीवरी कैसे होती है? पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ। ये प्रेगनेंसी के एंड में यानी 9 मंथ्स में यूट्रस में होने वाले विगरस कॉन्ट्रैक्शंस के कारण होता है।
ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरोएंडोक्राइन कैसे? जब फीटस फुली डेवलप्ड हो जाता है तो वो और प्लेसेंटा कुछ सिग्नल्स रिलीज करते हैं जिससे यूट्रस में माइल्ड कंट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। इसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये सिग्नल माँ की पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ऑक्सीटोसिन? हाँ, ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल्स मायोमीट्रियम पर एक्ट करके कंट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्गर बनाता है। स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये पॉजिटिव फीडबैक लूप चलता रहता है, कंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं और फाइनली बेबी बर्थ कैनाल से एक्सपेल हो जाता है। बेबी की डिलीवर होने के थोड़ी देर बाद प्लेसेंटा भी एक्सपेल हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन का मेन रोल है इसमें। अच्छा, और लैक्टेशन? लैक्टेशन मतलब मैमरी ग्लैंड्स द्वारा मिल्क का प्रोडक्शन और सिक्रीशन। प्रेगनेंसी के दौरान ही मैमरी ग्लैंड्स डिफरेंशिएट होती हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए और डिलीवरी के बाद मिल्क बनना शुरू हो जाता है। डिलीवरी के बाद इनिशियल फ्यू डेज में जो येलोइश मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलोस्ट्रम क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो न्यूबॉर्न बेबी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं और उसकी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एसेंशियल हैं। इसीलिए माँ का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा माना जाता है। डॉक्टर्स इनिशियल 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेकमेंड करते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने मानव जनन की पूरी यात्रा को समझा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स से लेकर गैमीटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसका हार्मोनल कंट्रोल। हाँ, फिर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस और उसकी साइट एम्पुला, इम्प्लांटेशन, 9 महीने की प्रेगनेंसी और फीटल डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स। और अंत में पार्ट्यूरेशन, जिसमें ऑक्सीटोसिन का रोल है, और लैक्टेशन, जिसमें कोलोस्ट्रम का महत्व है। हाँ, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन सभी प्रोसेसेस का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, ब्लास्टोसिस्ट, प्लेसेंटा, एंडोमेट्रियम, हार्मोन्स, GnRH, LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL, ऑक्सीटोसिन। बिल्कुल, इनके फंक्शंस, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की एग्जैक्ट लोकेशन, फीटल डेवलपमेंट के टाइम फ्रेम्स, ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, डायग्राम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, स्पर्म और ओवम के स्ट्रक्चर के। एग्जैक्टली, इनको अच्छे से समझना होगा। वाकई ये सोचना कितना अमेजिंग है कि कैसे हार्मोन्स का इतना प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन और सिर्फ एक सेल जाइगोट से एक पूरा ह्यूमन बीइंग डेवलप होता है। निश्चित रूप से ये नेचर का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल प्रोसेस है। उम्मीद है ये डिस्कशन सभी सुनने वालों के लिए, स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।